नमस्कार। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं सुचित्रा कश्यप इस कक्षा में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के कथानक का अध्ययन करेंगे। किसी भी युग या लेखक के साहित्य का अध्ययन उस युग की परिस्थितियों के परिपार्श्व में ही किया जाना चाहिए। गोर्की ने लिखा भी है कि लेखक सर्वप्रथम अपने युग की उपज, उस युग की हलचलों का दृष्टा और कभी कभी उनमें सक्रिय भाग लेने वाला भी होता है। स्वयं प्रेमचंद ने भी अपने एक निबंध में यह बात स्वीकार की है कि साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। उनके उपन्यास उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की देन है। उनके प्रत्येक उपन्यास में उनका युग बोलता है। रंगभूमि एक ऐसा उपन्यास है जिसके अंतर्गत भी प्रेमचंद युगीन स्थितियां अभिव्यक्त होती रही हैं और रंगभूमि की कथा वस्तु आगे बढ़ती चली गई है। यह वह उपन्यास है जिसमें तत्कालीन राजनीतिक, अर्थनीति और समाज नीति को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव भी इस उपन्यास में अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। अतः कह सकते हैं कि प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य उनके युग की देन है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि प्रेमचंद युग के भारत का इतिहास किसी भी प्रकार अगर नष्ट हो जाए तो प्रेमचंद साहित्य के द्वारा उस समय के इतिहास को पुनर्निर्माण किया जा सकता है। रंगभूमि उपन्यास एक विशालकाय उपन्यास है। इसमें कथा वस्तु को विस्तृत फलक पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें बनारस नगर के बाहर पांडेपुर की एक बस्ती में सूरदास नामक अंधा भिखारी रहता था। क्षीणकाय, दुर्बल और सरल। उस गांव में उसकी 5 एकड़ की जमीन थी जो पड़ती पड़ी रहती थी और जो पांडेपुर के ही नहीं आसपास के गांव के मवेशियों के लिए भी चारागाह का काम करती थी। जान सेवक उसी जमीन पर अपना सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता था। पहले उसने सूरदास से उस जमीन को खरीदना चाहा, पर जब वह किसी प्रकार से उसे बेचने पर सहमत ना हुआ तो उसने कानून और समाज में अपनी स्थिति तथा अधिकारियों से मेल जोल के बल पर उसे लेना चाहा। इस कार्य में वह सफल भी हो गया, कुछ तो अपनी वाक्चातुरी और व्यवहार कुशलता के कारण और कुछ अपनी पुत्री सोफी के कारण। हुआ यह कि जब धार्मिक मतभेद के कारण सोफी अपनी माँ से झगड़कर घर से निकल पड़ी तब संयोगवश वह राजा भरत सिंह के भव्य प्रसाद के सामने जा पहुँची, जहाँ उनके पुत्र के नेतृत्व में सेवा समिति के सदस्य आग बुझाने और पानी में डूबतों की बचाने का प्रयास कर रहे थे। तभी राजा भरत सिंह का पुत्र विनय सिंह आग की लपटों में आ गया और यदि सोफी अपने प्राणों पर ना खेलकर उसको बाहर नहीं निकालती तो कदाचित उसके प्राण ना बचते। सोफी के इस कार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही विनय के बहनोई और बनारस म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड के अध्यक्ष चतारी ने राजा महेंद्र कुमार सिंह ने सूरदास की जमीन सोफी के पिता जान सेवक को दिलवा दी। गांव के लोगों को नाना प्रलोभन देकर तथा उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर जान सेवक पहले ही उन्हें अपने वश में कर चुका था। अतः सूरदास की जमीन मिलने में उसे कोई कठिनाई दिखाई नहीं दी। पर जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है
जबकि आपत्ति उस दिशा से आती है जहाँ से आने की कोई संभावना नहीं होती। जान सेवक के मार्ग में भी बाधा उसकी पुत्री के रूप में आई। अपनी बाल सखी और राजा महेंद्र सिंह की पत्नी इंदु के दर्प को वह सहन ना कर सकने के कारण तथा एक प्रकार की बहस में पड़कर उसने जिला अधिकारी मिस्टर क्लार्क को, जो उससे प्रेम करता था, बाध्य किया कि वह महेंद्र कुमार के आदेश को रद्द कर दे और सूरदास की ज़मीन किसी तरह से ना ली जाए। मिस्टर क्लार्क ने वही किया, पर इंदु की प्रेरणा, डॉक्टर गांगुली के परामर्श तथा अपनी साख बनाए रखने की आशा से महेंद्र कुमार ने क्लार्क के फैसले की अपील गवर्नर के यहाँ कर दी। गवर्नर ने कुछ तो जनता के दबाव से और कुछ इसलिए कि उसने ब्रिटिश अधिकारों पर कोई चोट उससे ना आए, उस क्लार्क के निर्णय को रद्द कर दिया और उसे उदयपुर रियासत का रेजिडेंट बनाकर भेज दिया। जमीन मिलते ही जान सेवक की फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। प्रारंभ में तो मिल के मजदूर मिस्त्री मिल के बरामदों में ही रहते थे, पर जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो मोहल्ले में मकान ले लेकर वो रहने लगे। जब इससे भी काम ना चला तो उनके लिए घर बनवाने की योजना बनाई गई और इसके लिए गांव वालों को वहां से हटाने की बात सोची जाने लगी। उसके लिए प्रांतीय सरकार से लिखा पढ़ी की गई और निर्णय जान सेवक के पक्ष में हो गया। गांव वालों को थोड़ा सा मुआवजा लेकर अपने अपने घर छोड़ जाने के लिए कहा गया तो सब राजी भी हो गए, पर सूरदास किसी भी तरह अपनी झोंपड़ी खाली करने को राजी नहीं हुआ। इस पर पुलिस को आदेश दिया कि वह उसकी झोंपड़ी को गिरा दे। इस झगड़े ने आंदोलन का रूप ले लिया, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। गोलियां चली, पहले इंद्रदत्त शहीद हुए, फिर सूरदास घायल होने पर अस्पताल भेजे गए और अंत में जनता के व्यंग बाणों को ना सह पाने के फलस्वरूप आवेश में आकर विनय ने अपने रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। अस्पताल में सूरदास की भी मृत्यु हो गई। पांडेपुर की बस्ती उजड़ गई, वहाँ कारखाना भी खुल गया और इस प्रकार औद्योगिकरण की विजय हुई। आत्मबल पशुबल के समक्ष पराजित हुआ, पर सूरदास जनता के हृदय में अमर हो गया। उसकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए उसकी मूर्ति का निर्माण किया गया और बड़े समारोह से उसकी स्थापना हुई। इस उपन्यास का दूसरा कथा सूत्र हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।